स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। आज हम नई एक श्रृंखला लेकर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जो है 2023 के फॉर्म आ चुके हैं और लोग उनको भरने भी लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने भर भी दिया होगा। इसी सीटेट में एक पेपर है 30 नंबर का आता है जिसे कहते हैं भाषा। भाषा के पेपर में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो भाषा से संबंधित होते हैं, चाहे हिंदी भाषा हो चाहे अंग्रेजी भाषा हो, वो विषय से संबंधित नहीं होते हैं। हिंदी की जो भाषा के जो नियम होते हैं उन नियमों से आधारित भाषा सीखने के आधारित भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, ऐसे भाषा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज से हम भाषा के लिए हिंदी भाषा या हिंदी के शिक्षण शास्त्र या पेडागॉजी ऑफ हिंदी, कुछ भी कह सकते हैं, इस पर आज से एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में जो प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा जो हिंदी की लेगा उसके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो आज हम भाषा के बारे में सामान्य बात करेंगे, भाषा क्या होती है, भाषा के स्वरूप क्या होते हैं, और फिर धीरे धीरे हम उन प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे कि जिस तरह से परीक्षा में आपसे प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो आप हेडिंग डाल लेते हैं हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। सबसे पहले हिंदी भाषा को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? तो भाषा अगर हम सामान्य शब्दों में बात करें, सामान्य अर्थ में बात करें, अब हम एक दूसरे के जिस तरह से समाज में देखते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह से बात करें कि भाषा क्या होती है, तो हम जानेंगे कि भाषा वह माध्यम होती है। तो हम जानेंगे कि भाषा वह होती है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं या हम अपने भावों को जिस रूप में व्यक्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। तो भाषा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, संप्रेषण कर पाते हैं। अगर हमारे बीच से भाषा समाप्त कर दी जाए तो क्या हमारे जीवन का कोई अस्तित्व रहेगा, कोई समाज रह पाएगा? ये बहुत ही एक विषम परिस्थिति बन जाएगी। तो भाषा जो होती है, भाषा के माध्यम से अपने भावों और विचारों को अपने से दूसरे तक और दूसरों से स्वयं तक सुनने और उसको सुनाने के लिए प्रयोग करते हैं। भाषा के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं भी दी गई, कई दार्शनिकों ने दी, कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने दी। उसमें एक सबसे प्रमुख नाम आता है अरस्तू का। अरस्तू एक बहुत ही प्रमुख विचारक रहे हैं और इनकी परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान में जब मनोविज्ञान की शुरुआत पढ़ेंगे तो उसमें 3 लोगों का प्रमुखता से जिक्र किया जाएगा जो शुरुआती मनोविज्ञान के होंगे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तू। जिसमें अरस्तू को ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा। अरस्तू ने बहुत ज़्यादा काम किया था मनोविज्ञान के क्षेत्र में। शायद इनको प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। तो इसलिए अरस्तू ने जो भाषा से संबंध में परिभाषा दी, वो परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इनके जो गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु हुए थे सुकरात। तो सुकरात क्या करता था? सुकरात एक जगह पर लोगों जहाँ बैठे हुए थे वो लोगों से बात करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे, या कहें वो साक्षात्कार विधि के अगर प्रवर्तक के रूप में उनको देख लिया जाए तो वो भी ठीक। किस सुकरात का जो काम, सुकरात कहते थे कि एक दूसरे लोगों को समझो, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को समझना चाहिए। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझेगा तो उस समय कोई ऐसी वैज्ञानिक पद्धतियां नहीं हुआ करती थी, तो इसके लिए वो एक आपस में बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे, उनकी बातों को अपने समझा करते थे और अपने विचारों को साझा करते थे। तो उसी क्रम के हुए हैं अरस्तू। तो अरस्तू की इसीलिए अरस्तू ने जो भाषा से संबंध में परिभाषा दी इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आपके सीटेट के पेपर में भले ना पूछा जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश टीटी या किसी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि अरस्तू ने अगर जो भाषा की परिभाषा दी, भाषा की आपको परिभाषा दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो अरस्तू ने जो परिभाषा दी, अरस्तू की जो परिभाषा है, हमारे हृदय व मन में
हमारे हृदय व मन में कुछ भाव होते हैं। हमारे हृदय व मन में कुछ भाव, हमारे हृदय व मन में कुछ भाव होते हैं। जब हम इन्हें हमारे हृदय व मन में कुछ भाव होते हैं। जब हम इन्हें अपने मुख से बाहर निकालते हैं, अपने मुख से, जब हम इन्हें अपने मुख से बाहर निकालते हैं, जब हम इन्हें अपने मुख से बाहर निकालते हैं तो वह भाषा का रूप ले लेते हैं, या तो वह भाषा के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। तो वह भाषा का रूप लेते हैं। ये कितनी सामान्य सी बात है कि हमारे हृदय और मन में कुछ भाव होते हैं और जब हम इन्हें अपने मुख से बाहर निकालते हैं तो वह भाषा का रूप ले लेते हैं। तो ये परिभाषा अरस्तू की थी। ये इस परिभाषा को कभी भी सीटेट के पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रमुख कड़ी में आते हैं अरस्तू, चाहे मनोविज्ञान की बात हो या भाषा की बात हो, तो इसलिए हमने इनकी परिभाषा को यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। तो जब तक हमारे अंदर कोई भाव रहेंगे, हम बहुत कुछ सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, थिंकिंग करते रहेंगे, लेकिन जब तक हम उनको अपने मुंह से बाहर नहीं निकालेंगे वो तब तक वो भाषा का रूप नहीं ले सकते, तब तक वो भाषा नहीं है, तब तक वो चिंतन कहा जाएगा। तो भाषा के लिए आपने देखा सबसे ज़रूरी क्या है, व्यक्ति का बोलना। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो भाषा आएगी ही नहीं। भाषा कब होएगी? जो शब्द हमारे मुँह से निकलेंगे, जो बात हमारे मुँह से बाहर निकलेगी ऊर्जा, उसको ही हम कहेंगे भाषा। तो भाषा की एक सामान्य सी परिभाषा हमने देख ली। भाषा का मतलब समझ लिया कि अपने भावों को प्रदर्शित करने के लिए हम अपने भावों को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं, या संप्रेषण करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के बारे में जानने के लिए इतनी ही ज़रूरत थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि भाषा का जो मनोविज्ञान है, एक बहुत पिछले पेपरों में भी देखने को मिला है कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, भाषा मनोविज्ञान, भाषा या भाषा का मनोविज्ञान, भाषा का मनोविज्ञान। यहाँ आप लोग को इस बात से ज़रा ध्यान देना चाहिए, पहले मैं इसमें इंक भर लूँ उसके बाद ध्यान देना। हाँ, तो हम भाषा के मनोविज्ञान की बात कर रहे थे। भाषा का मनोविज्ञान क्या होता है, ये प्रश्न पूछे गए, पिछली बार से कुछ ज़्यादा ही पूछे जाने लगे हैं जब से परीक्षा का पैटर्न ऑनलाइन किया गया है। तो भाषा मनोविज्ञान के हम 3 चरण देखते हैं, जिसमें पहला आता है जिज्ञासा, दूसरा आता है अनुकरण, पहला हुआ जिज्ञासा, दूसरा हुआ अनुकरण, और इसी में तीसरा आता है अभ्यास। भाषा के मनोविज्ञान में या भाषा के, इसको हम कह लें भाषा के विकास के लिए भी ये उत्तरदायी होते हैं। भाषा का विकास या भाषा विकास के चरण। तो भाषा जब भी किसी बालक में विकसित होती है, जब कोई नन्हा बालक होता है, छोटा बालक होता है जिसको बोलना नहीं आता है, वो अपनी बातों को अपनी भंगिमाओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है, तो उसके अंदर जो भाषा के विकास होता है वो किस क्रम में होता है? पहले उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब इन तीनों चीज़ों को हम अलग अलग समझेंगे कि जिज्ञासा क्या हुई, अनुकरण क्या हुआ, अभ्यास क्या हुआ। सिर्फ एक साधारण सी बात समझिए कि एक छोटा सा लड़का है जिसकी उम्र अभी होगी 1 साल या 6 महीने 7 महीने का बालक है, बहुत छोटा है, उसको कोई जानकारी नहीं है, अभी बोल भी नहीं पाता है, लेकिन अपने आसपास के माहौल में लोगों को बात करते देखता है। उस माहौल में उसकी बुआ होती हैं, उसकी माँ होती हैं, उसके पिता होते हैं, भाई बंधु होते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच में एक वार्तालाप चल रहा होता है समय समय पर, और वो छोटा सा जो बालक होता है वो इस चीज़ को देखता है, तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं भी अपनी बात को बोलूं, लेकिन अवस्था के कारण वह बोल नहीं पाता है। जब वह बोल नहीं पाता है लेकिन बोलने का प्रयास करता है, इस स्थिति को कहते हैं, जब वो शिशु जो होता है बलबलाना शुरू करता है, जब
इसे ही ये पहला स्तर होता है भाषा के विकास का, जिसे कहते हैं जिज्ञासा। उसके अंदर जिज्ञासा तो उत्पन्न हो रही है कि मैं इन चीज़ों को बोलूं, लेकिन बोल नहीं पाता है, तो वह बल बलाना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं जिज्ञासा पैदा होना। इसके बाद में जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो देखता है कि उसके घर में बहुत सी बातें बोली जा रही हैं, और उससे आप जो भी शब्द बोलेंगे वो उसी शब्द को दोहराता है। ये प्रक्रिया अनुकरण कहलाती है। बच्चे छोटे होते हैं तो उसकी माँ लाड प्यार में उससे बोल देती है, बेटा मम्मम पी लो। तो मम्मम का अर्थ होता है सामान, जो हम लोग अपने बच्चों से बोल देते हैं, पानी पीने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। तो बालक, वो बच्चा, वो शिशु जो होएगा, जब भी उसको प्यास लगेगी तो वो कभी पानी नहीं मांगेगा, वो हमेशा मम मांगेगा कि मुझे मम दे दो। इसी प्रकार से जब बालक भूखा होता है तो वो दूध पीता है। अधिकतर सारे बालक बचपन में जब छोटे होते हैं, अपनी शैशव अवस्था से थोड़ा सा बढ़ रहे होते हैं, तो वो दूध का ही सेवन करते हैं। या तो वो माँ के दूध को पिएंगे या फिर वो बाहर किसी अन्य स्रोत से आया हुआ दूध पिएंगे। लेकिन मेन ये होता है यहाँ पे कि जब भी उससे दूध की बात की जाती है तो दूध की जगह हम लोग उसको दुद्धू बोल देते हैं। ये ग्रामीण या अपने स्थानीय, अपने घरेलू शब्द होते हैं। तो बालक, उस शिशु को जब दोबारा भूख लगेगी तो वो यही शब्द दोहराने का प्रयास करेगा कि मुझे भूख लगी है तो मुझे दुद्धू दे दो। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनको हम बालक को प्यार से लाड़ में बोलते हैं और वो उन्हीं का अनुकरण करता है। लेकिन जो तीसरी अवस्था आती है अभ्यास की। अभ्यास में क्या होता है कि अनुकरण में जो शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर उसने अनुकरण में पानी को मम बोलना शुरू किया है तो वो धीरे 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 बोलते बोलते मम से फिर पानी पर आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अभ्यास करता है उसके लिए घर में, फिर उसको जब थोड़ा सा और बड़ा होएगा तो जब वो पानी को मम बोलेगा तो उसके घर के वही सदस्य जिन्होंने पहले उसको पानी को मम बोलना सिखाया था, वही उसको टोकेंगे कि नहीं, ये मम नहीं, ये पानी है, इसको पानी बोलो। और बार बार जब उससे कहेंगे इसको पानी बोलो, इसको पानी बोलो, इसको पानी बोलो, तो इतना अभ्यास हो जाएगा उसके अंदर कि वो मम को फिर से पानी बोलना शुरू कर देगा और जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को मूल रूप में बोलना शुरू करेगा। और इसके लिए उसको एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो अनुकरण में प्रयोग किए गए शब्दों को शिशु कभी याद नहीं रख अनुकरण में प्रयोग किए गए शब्दों को शिशु अपनी स्मृति में स्थापित कर लेता है, उनको कभी भी स्वयं से शुद्ध करके नहीं बोलता। वहीं अभ्यास में जो शब्द आते हैं, उसके घर पे उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं वो उससे कहते हैं कि नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो, मम को पानी कहा जाता है। इसी प्रकार से किसी भी शब्द का अगर प्रयोग करते हो तो उसको मूल रूप में लाने के लिए वो बहुत अभ्यास करता है। तो अभ्यास के बाद वो मूल शब्द को बोलना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे मम से पानी बोलना शुरू करता है, पानी से वाटर, वाटर से जैसा जैसा वो आगे बढ़ेगा, अपनी विकास करेगा भाषा के क्षेत्र में, जितनी भाषाएं सीखता जाएगा उसी प्रकार से उसका विकास होता जाएगा और वो विकास इसी क्रम में होएगा। दूसरी बात यहाँ पर एक बताने वाली और है कि क्या सिर्फ शैशव अवस्था या छोटे बालक जो शिशु अवस्था में होते हैं, क्या उनके अंदर ही ये वाली प्रक्रिया होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी भाषा सीखना शुरू करेंगे, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, डच हो, फ्रेंच हो, रसियन हो, कोई सी भाषा हो, उसको बोलने के लिए आपको इन्हीं 3 प्रक्रमों को पार करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप जिस माहौल में रहते हैं वहीं की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। आप भारत में या उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपकी भाषा पर पूर्वी क्षेत्र की जो शब्द होंगे उनका प्रभाव आसानी से देखने को मिलेगा। वहीं जब आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो आपकी भाषा के शब्दों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो शब्द होंगे, उनकी जो प्रवाहिता होगी बोलने का, उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जब भी भाषा का विकास होएगा, किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई नई भाषा विकसित होएगी तो वो इसी क्रम में विकसित होगी। उसके अंदर पहले जिज्ञासा पैदा होएगी, जिज्ञासा के बाद वो उसका अनुकरण करेगा और अभ्यास के बाद उस भाषा को सीख लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं वो ये दावा तो करते हैं कि हम इंग्लिश में बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा भूल होती है कि वो पढ़ाते जरूर इंग्लिश मीडियम में, पर वो इंग्लिश सिखाते नहीं है। क्योंकि आपके घर पे बोली जाती है ठेठ हिंदी, किसी क्या पूर्व बुंदेली बोली जा रही है। बच्चा स्कूल जा रहा, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ उसको डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता सिखाया गया, और घर पे जाते जाते कुत्ता को कुकुर बोल दोगे तो उसको ये बातें समझ में फिर नहीं आती हैं। तो इसीलिए भाषा का विकास एक माहौल में रहकर किया जाता है, एक वातावरण में किया जाता है। आप भाषा को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। उसकी एक अपनी मनोवैज्ञानिक पद्धति होती है कि पहले जिज्ञासा, अनुकरण और उसके बाद में अभ्यास करके उस भाषा पे अपनी जो परफेक्शन होएगा उसको लेकर आएगा। ये भाषा के मनोविज्ञान या भाषा विकास के 3 चरण हैं। तो इनको हम ऐसे अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए भाषा विकास के चरण क्या होते हैं, तो भाषा विकास के
ये ही चरण है। भाषा विकास के चरण क्या है? सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जिज्ञासा के बाद अनुकरण, और अनुकरण के बाद अभ्यास। तो ये आपका एक बिंदु खत्म होता है कि भाषा के मनोविज्ञान में जो भाषा के विकास होता है किस चरणों में होता है। पहले बालक या उस व्यक्ति के अंदर जो भाषा सीखने का प्रयास कर रहा है उसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैं ये भाषा बोलूं। जिज्ञासा के बाद में उन भाषा के शब्दों का अनुकरण करेगा, और अनुकरण के बाद में अभ्यास के माध्यम से उस भाषा को सीखेगा। इसका उदाहरण हम एक और तरह से सीखते हैं कि एक व्यक्ति रहने वाला था कानपुर का। कानपुर में रहने वाले एक व्यक्ति को थोड़े दिन के लिए भेज दिया गया, भैया बोले तुम चले जाओ आजमगढ़ रहने के लिए, थोड़े दिन तुम आजमगढ़ रहने के लिए चले जाओ। कानपुर में रहता था, तो कानपुर में भाषा का जो प्रवाह था, भाषा बोलने का तरीका था, उसका जो फ्लुएंसी थी बोलने की वो एक अलग हुआ करती थी। लेकिन जब वो आजमगढ़ में पहुंचा तो वहाँ पूरा जो भोजपुरी भाषा का थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है, पूर्वांचली भाषा की, पूर्वांचल की भाषा बोलते हैं उसको। तो जब वो कानपुर से आजमगढ़ रहने गया तो उसने वहाँ के लोगों को बात करते हुए देखा, तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी इन शब्दों को बोलूँ। जिज्ञासा के कारण उसने वहाँ के शब्दों को बोलना शुरू कर दिया। बाबू सुबह वो कानपुर में उठता था तो वो कहता था सुबह, कल सुबह मैं आ जाऊँगा, और वहीं जब वहाँ पे गया वहाँ लोग बिहान बोल रहे हैं, तो उसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यार मैं तो सुबह बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ के रहने वाले इसको बिहान बोल रहे हैं, क्यों ना मैं भी बिहान बोलूँ। अब यहाँ पे शिशु और एक वयस्क व्यक्ति में यही अंतर हो जाएगा कि शिशु ने वहाँ पे बलबलाना शुरू किया था, लेकिन ये यहाँ पे सुबह का अशुद्ध उच्चारण करना शुरू करेगा, बिहान को बिहान या अन्य किसी रूप से उच्चारित करेगा जैसे वो बोल पाएगा। धीरे धीरे उसने अनुकरण किया, लोगों की वहाँ की जो भाषा बोल रहे थे, वहाँ के लोग जो बातें कर रहे थे उनका अनुकरण करते करते उसने सुबह को बिहान बोलना शुरू किया, बिल्ली को बिलार बोलना शुरू किया। बहुत सारे चीज़ों को ऐसे धीरे धीरे सीखता गया, और अभ्यास के माध्यम से उसने अपनी पूर्वांचल की भाषा को सीख लिया। अब वो कानपुर में आता है तो उसको बहुत समस्याएं होती हैं, उसके घर वाले लोग ही समझते हैं कि आजमगढ़ का ही रहने वाला है। तो इस प्रकार भाषा एक माहौल में परिपक्व होती है, उसका एक चरण होता है कि जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। भाषा के 3 चरण होते हैं, और कभी भी अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि भाषा विकास के चरण कौन से होते हैं। तो भाषा विकास के चरण सबसे पहला होता है जिज्ञासा, दूसरा होता है अनुकरण, और तीसरा होता है अभ्यास। तो ये वाला बिंदु यहाँ पे खत्म हुआ, और हम आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे भाषा के रूप क्या होते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं, और किस किस रूप में भाषा हमारे सामने होती है। भाषा के रूप, भाषा के रूप की बात जो है ये भाषा के विकास से थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसकी यहीं पर अगर बात कर ली जाए तो आगे के लिए टेंशन खत्म हो जाएगी। यहाँ से प्रश्न पूछने की उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी अगर हम भाषा समझ रहे हैं, भाषा वाले विषय देख रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए भाषा के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों का तो जानकारी होनी चाहिए। तो भाषा के रूप में सबसे जो प्राथमिक रूप से हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं स्थानीय भाषा। सबसे पहले आती है स्थानीय भाषा। अब स्थानीय भाषा कौन सी होती है? आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, जिस जिले में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, वहाँ की भाषा की अपनी एक विशेषता होती है। वहाँ की भाषा की एक विशेषता होती है। उस विशेषता के कारण आपकी भाषा में एक विविधता, एक अलग डिफरेंस पाया जाएगा आपकी भाषा में, जो प्रभाव होगा आपकी क्षेत्र की भाषा का। इसके पहले अगर हम बात कर लें स्थानीय भाषा से पहले मातृभाषा अगर लिख लेते हैं, तो मातृभाषा भी वही भाषा होती है जहाँ पर आपने जन्म लिया, जहाँ पर आपने जन्म लिया उस क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जा रही है उसे हम मातृभाषा के नाम से ही जानते हैं, या हम उसको स्थानीय भाषा कह लेंगे। जो स्थानीय भाषा होगी वही आपकी मातृभाषा हो जाएगी, बशर्ते आपका जन्म उस स्थान पर हुआ हो। कोई व्यक्ति कानपुर में पैदा हुआ है तो उसकी जो मातृभाषा होगी कानपुर की जो भी बोली खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली उसकी मातृभाषा हो जाएगी, और कानपुर की स्थानीय भाषा क्या होगी? वो खड़ी बोली है। किसी व्यक्ति का जन्म कन्नौज में होता है तो उसकी मातृभाषा कन्नौजी बोली होगी, और कन्नौजी बोली जो स्थानीय भाषा कहाँ की है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, इन क्षेत्रों की जो स्थानीय भाषा है वो कन्नौजी हो जाएगी, लेकिन आपकी मातृभाषा कन्नौजी होगी। दूसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं, इसी क्रम में हमें मिलती है बोली। स्थानीय भाषा या मातृभाषा के बाद दूसरे नंबर पर मिलती है बोली। बोली के बारे में बोला जाता है कि 36 किलोमीटर के बाद में जो भाषा का 36 किलोमीटर के बाद में भाषा को बोलने की जो विविधता आ जाती है, भाषा में जो विविधता आ जाती है उसको ही हम बोली कहते हैं। बोली के बाद में तीसरी आती है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा, अब प्रादेशिक भाषा आप नाम से ही समझ गए होंगे
कि एक प्रदेश में विशेषतः बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसको प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अब यहाँ कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, बिल्कुल बोली जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो खड़ी भाषा का प्रभाव आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पे कहीं कहीं दूसरे राज्यों की भाषाओं का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतम लोग खड़ी बोली का ही प्रयोग करेंगे। अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो भाषा होगी, बिहार की प्रादेशिक भाषा तो आप भोजपुरी में ही बात होती है, अधिकतर वहाँ पर लोग बिहारी भाषा में ही बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको खड़ी बोली का भी थोड़ा थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो प्रादेशिक भाषा एक प्रदेश में विशेषकर बोली जाने वाली भाषा को हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। और इसी क्रम में अगली जो भाषा है राजभाषा, और उसके बाद मिलेगी राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में हम बहुत डीप में बात कर चुके हैं, बहुत गहरी बात कर चुके हैं। इसके बारे में हम आपको पूरी बात एक वीडियो के माध्यम से बता भी चुके हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। अगर कहीं की जनता 66% जनता 66.66% जनता एक भाषा को बोल रही है तो वह भाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा हो जाएगी। या किसी क्षेत्र 2/3 लोग जिस भाषा को बोलते हैं या समझ सकते हैं, 2/3 लोग जिस भाषा को समझ सकते हैं वह उस क्षेत्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो इसीलिए भारत की संदर्भ में बात करें तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 66% लोग हिंदी बोलते ही नहीं हैं। वो बहुत सारी विविधताओं के कारण भाषाओं में बट जाती है, सारी भाषाएं अपने में अद्वितीय रहती हैं। तो ये हमने बात कर ली भाषा के रूप के ऊपर। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आने वाला होता है, लेकिन आप जब भाषा के बारे में जानकारी ले रहे हैं, भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको भाषा के बारे में ये जानकारी भी होनी चाहिए। अब हम अपना आगे विषय बढ़ते हैं, भाषा के विकास पे बात करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, भाषा विकास। अभी हमने वहाँ भाषा विकास के चरणों को समझा, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं भाषा विकास के ऊपर। तो भाषा विकास में से आप कह सकते हैं, आपको मानना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो भाषा विकास से ही पूछे जाते हैं, और इसमें आगे भाषा विकास से संबंधित लोग होंगे उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो भाषा विकास का जो विषय है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं भाषा विकास में कि सबसे पहले जब बालक जन्म लेता है, जन्म के समय उसकी भाषा क्या होती है। अगर कोई लड़का इंग्लैंड में पैदा हुआ तो जन्म के समय उसकी भाषा कौन सी होगी, हिंदी, इंग्लिश, मद्रासी, गुजराती, कनेडियन, कौन सी भाषा होगी। तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होएगा, क्योंकि जन्म के समय वो कोई भाषा बोलता नहीं है। तो आप कह सकते हैं जन्म के समय कोई भाषा नहीं होती है बालक की जन्म के समय कोई भाषा नहीं होती है। अर्थात यहाँ हम एक बात कह सकते हैं कि भाषा जन्मजात नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत प्रश्न पूछा जाता है इसी टेट में कि भाषा जन्मजात नहीं होती है। कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो सिर्फ भाषा अर्जन करने की क्षमता को लेकर पैदा होता है, भाषा अधिगम की क्षमता को लेकर पैदा होता है, लेकिन उसकी जन्मजात कोई भाषा नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जो जन्मा बालक है उसकी मातृभाषा कन्नौजी ही होगी। उसकी मातृभाषा तो कन्नौजी हो सकती है, लेकिन उसकी प्रथम भाषा कभी कन्नौजी नहीं होगी। तो जन्म के समय उसकी कोई भाषा नहीं होगी। पैदा हुआ चाहे वो कहीं हो जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो जाए, गुजरात में हो जाए, चेन्नई में हो जाए, उसकी जन्म के समय कोई भी भाषा नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाषा जन्मजात नहीं होती है। फिर भाषा का निर्माण कैसे होता है उसके अंदर, जब जन्म के समय कोई भाषा थी ही नहीं, तो अब ये भाषा कहाँ से आ गई उसके अंदर। तो एक वातावरण होता है, एक समाज होता है जिसके अंदर कोई बालक रहता है, उसमें विविध प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ प्रमुख रूप से किसी एक भाषा का प्रभाव होता है। तो उसी प्रकार जब बालक उस समाज में जाता है तो वहाँ के लोगों को बात करते देखता है तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा बस उस भाषा का वो अनुकरण करता है, और अनुकरण के बाद अभ्यास के माध्यम से वो उसकी भाषा बन जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जिस समाज में बालक रह रहा है वहाँ पर रहकर वो भाषा का विकास करता है, और जिज्ञासा जब हो रही है उसके अंदर,
उसके अंदर जिज्ञासा हो रही, तो ये अधिगम तो हुआ नहीं। जिज्ञासा के बाद उसने अनुकरण किया, कुछ शब्दों को सीख लिया, उसके बाद अभ्यास किया, तो यहाँ कहीं भाषा का अधिगम तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ अर्जन हो रहा है। तो अर्जित करता है भाषा को वो। तो एक बात यहाँ एक पॉइंट और लिखने वाला हो जाता है कि भाषा जन्मजात नहीं होती है। बालक भाषा अर्जित करने की, या इसको इस तरह से लिखें, बालक भाषा अर्जन की, और इसको यहां ना लिख के इसको यहां लिखते हैं, बालक भाषा अर्जन की, बालक भाषा अर्जन की जन्मजात शक्ति को लेकर पैदा होता है। बालक भाषा अर्जन की जन्मजात शक्ति को लेकर पैदा होता है। बालक भाषा के अब इसमें आपको यहाँ पर दो बिंदु मिल जाते हैं कि बालक के जन्म के समय कोई भाषा नहीं होती, अर्थात भाषा जन्मजात नहीं होती, लेकिन बालक भाषा अर्जन की जन्मजात शक्ति को लेकर पैदा होता है। उसके अंदर ये शक्ति प्राकृतिक रूप से होती है कि उस जहाँ पर जाएगा वहाँ की भाषा को सीख लेगा। तो इस प्रकार ये दो बातें, और ये दो बातें आप प्रश्न पत्र उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा अगर सीटेट में कोई प्रश्न पूछा गया है तो यही पूछा जाता है कि भाषा जन्मजात होती है कि या नहीं, तो उसका उत्तर होगा भाषा जन्मजात नहीं होती है। और भाषा बालक जो होता है भाषा अर्जन की जन्मजात शक्ति को लेकर पैदा होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि इन दोनों बिंदुओं से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है एक प्रश्न पत्र में इससे आपको दो प्रश्न पूछ लिए जाएं। अब यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा इंग्लिश लेंगे या संस्कृत लेंगे। तो मैं संस्कृत वालों को तो बिल्कुल अलग रख देता हूँ क्योंकि उनका सिस्टम बिल्कुल हट जाता है। लेकिन इंग्लिश वाले लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप हिंदी भाषा पढ़ेंगे, हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे, वही कॉन्सेप्ट आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी चलते हैं। अंतर सिर्फ भाषा का हो जाता है, लिपि का अंतर हो जाता है। यहाँ पर आपसे हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपसे इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्नों का माध्यम यही होगा, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने हिंदी भाषा को पढ़ा है और उसकी इंग्लिश पे थोड़ी सी भी कमांड है, थोड़े से शब्दों को समझता है, टेक्निकल शब्द जो आते हैं, तो वो बहुत आसानी से अंग्रेजी भाषा को भी हिंदी भाषा से ही सीख लेगा। अभी हम इसको आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे भाषा से संबंधित और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें आपका भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर क्या होता है, बालक के ऊपर भाषा के किन किन क्षेत्रों से प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, घरेलू प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, पारिवारिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, हम इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। और ये सभी प्रश्न पत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम बात करते हैं सीटेट जैसे परीक्षा की। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।